हेलो व्यूअर्स, मुझे देख के चौंक गए। मेरा इंटरव्यू आपने ओपन माइक इंटरव्यू में ज़रूर देखा होगा। आज मैं आपके सामने होस्ट बन के यहाँ पे खड़ी हूँ और इस ओपन एरिया में आपके सामने एक गेस्ट का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। गेस्ट कीजिए आज के गेस्ट कौन हो गए। आज के गेस्ट हमारे खुद विश्वा जी है। ये बताइए कि आप फील क्या कर रहे हो। हमेशा तो आप खुद होस्ट होते हो, आज आप खुद गेस्ट बन के आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। और सबसे पहले तो ये कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आया मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप मीडिया फील्ड में थे और अब आप जो है स्पिरिचुअल फील्ड में आ गए हो। मीडिया और स्पिरिचुअल फील्ड दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है, तो आप बताएंगे कि मीडिया फील्ड से आप कब और कैसे इस स्पिरिचुअल फील्ड में आए? चाय बहन, आपसे पहले ये सवाल काफ़ी लोगों ने मेरे से किया है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं मीडिया फील्ड में थी। मैं फॉर्मर एंकर, न्यूज़ रीडर थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़ी हुई थी। एंकरिंग करती थी, न्यूज़ रीडिंग करती थी, साथ में प्रिंट मीडिया के साथ जुड़ी हुई थी। मैं रिपोर्टर भी थी। स्टेज एक्टिंग में भी मैंने काम किया, एज ए स्टेज एक्टर भी मैंने काम किया, एक्ट्रेस भी मैंने काम किया है। तो कहते हैं ना कि एक स्टेज आर्टिस्ट जो होता है ना, वो उसके बाहर की कोई चीज़ कभी सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार आप एक्टिंग करते हो या कला के फील्ड में या तो मीडिया में, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जब आप एक रिपोर्टर, एक न्यूज़ रीडर होते हो, तो पता नहीं आपकी लाइफ फिर उसी दिशा में चलना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हुआ ना शाह जी कि उस टाइम मेरा बेटा छोटा था। मैं बेटे को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे सकती जो डिज़र्व करता है। तो वैसे नाखुश तो थी मैं, लेकिन बीच में एक फेस ऐसा आया कि मेरी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, टेरोट कार्ड रीडर के पास जाती थी, जो पामिस्ट जानते हैं उनके पास जाती थी कि भाई मेरा हाथ देखो, मुझे बताओ मेरे फ्यूचर में क्या है, मेरे बेटे के फ्यूचर में क्या है। एक सैडनेस आ गई थी लाइफ में। तो उस टाइम मुझे सॉल्यूशन मिलता था और थोड़ा थोड़ा मैं आगे भी बढ़ी। फिर ये फील्ड मैंने छोड़ दिया। मीडिया फील्ड को टाटा बाय बाय तो नहीं करा, लेकिन मैंने पोज मारा। पोज लेके मैं आगे बढ़ी। गुजरात छोड़ दिया मैंने। गुजरात से बाहर निकलने के बाद मैंने जॉब करी, लेकिन तभी भी बात तो वही थी। मम्मी आती थी, बेटे का सोने का टाइम हो जाता। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जॉब भी छोड़ दी। एक बार मीडिया से निकल जाते हो ना, फिर आपके लिए एंटर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था मुझे। तो फिर मुझे क्लिक हुआ, एक दिन आराम से बैठ के सोचा तो मुझे क्लिक हुआ कि मैं जिनके एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, काउंसलर के पास जाती थी, मैं वहाँ तगड़ी फीस उनको देती थी, वो अपने घर में या अपनी ऑफिस में बैठ के आराम से पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठ के कमाते थे, मेरे से बात करते थे। क्लाइंट आके उनके टेबल पे पैसा रख जाता था। उस टाइम तो जीपे वगैरह नहीं था। तब मुझे क्लिक हुआ कि काम तो ऐसा होना चाहिए कि पैसा मेरे लिए काम करे, ना मैं पैसे के लिए दिन रात भागूं। उस टाइम माइंड में जो चीज़ आ गई ना, उसके पीछे मैंने बहुत दिन होमवर्क किया। मैंने पेपर प्लानिंग किया कि ये करूँगी तो मुझे इतने स्टूडेंट चाहिए या इतने मुझे क्लाइंट चाहिए, मेरा इतना खर्चा है। सब करके फिर मैंने सोचा जो भी है भगवान के ऊपर छोड़ के मैं थोड़ा स्विच करती हूँ। उसके बाद ज्योतिष सीखा मैंने। 6-7 साल तक ज्योतिष की पढ़ाई करी, कंप्लीट पढ़ाई करी। मैं 2 टाइम रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, स्विच वर्ड एक्सपर्ट हूँ, और जेमोलॉजी के फील्ड में भी मैंने बहुत बढ़िया काम किया। आज भी फ्रीलांस राइटर भी मैं हूँ। मैं काउंसलिंग देती हूँ और मैं कहती हूँ कि सबको लाइफ में एक बार काउंसलिंग लेना चाहिए, चाहे फ्री लो, पेड लो, आपकी आगे की दिशा आपको पता चले। जो मेरे टाइम पे किसी ने ये मुझे नहीं समझाया, नहीं सिखाया, आज मैं लोगों को समझाती हूँ कि लाइफ में एक बार आप खुद की खोज करो। बाकी सब गूगल पे मिल जाएगा, एक कोर्स है ना, बाकी सब गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन खुद की खोज करो। तो लाइफ की डेस्टिनी मुझे नहीं पता थी मुझे कहाँ लेके जाएगी। मैं तो समझती थी कि मेरा कर्म क्षेत्र मीडिया है, लेकिन डेस्टिनी मुझे स्पिरिचुअल फील्ड में लेके गई। सर्वाइव करने के लिए मैं ये सीख रही थी। इतने सारे मैंने कोशिश की, इतनी सारी मैंने फीस पे करी। और शायद जी किसी ने मुझे ये बताया था कि जिसकी हॉरोस्कोप में, कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस में नेपच्यून है। नेपच्यून एक प्लैनेट है। सेकंड हाउस में नेपच्यून है और 32 दांत है जिनके, जो बोले सो होई।
और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 32 दांत है और मेरे सेकंड हाउस में नेपच्यून है। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि एंड मोमेंट पर किसी का काम नहीं हो रहा था और मैं बोली ना हो जाएगा, तो वो काम हो जाता था। फिर मुझे स्ट्राइक हुई कि मेरी लाइफ मुझे बहुत इंडिकेशन दे रही थी, बहुत सिग्नल मिल रहे थे। काफ़ी ऐसी कंडीशन आई कि जैसे डेंगू 4 स्टेज हो गया, फिर भी मैं मरी नहीं। मुझे प्लेग हुआ, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वापस आ गई। मेरे काफ़ी ऑपरेशंस गए। और जब मैं छोटी थी तो मेरे मॉम डैड मुझे बताया करते थे कि कभी एक जगह पे कहीं मुझे लेके गए थे तो मेरे पैर के नीचे बड़ा सा नाग आ गया था, सांप आ गया था, फिर भी उसने मुझे कुछ किया नहीं। मुझे नहीं पता था कि लाइफ का लेसन क्या लेना है और किस चीज़ के लिए मैं सेफ़ हूँ। मुझे सेफ़ कौन रख रहा है मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, कोई तो शक्ति थी, कोई तो मेरे पीछे आगे दाएं बाएं 12 दिशा में, आप 10 दिशा बोले, मैं 12 दिशा बोली, मैं पाताल और ऊपर स्वर्ग भी बोल रही हूँ। सब जगह से कोई तो था जो बिग बॉस का कैमरा है ना, कहते हैं ना कि बिग बॉस का कैमरा आपको देख रहा है, तो कोई तो था जो मुझे देख रहा था। बाद में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे मिरेकल्स हुए, कभी उस बारे में मैं भी बात करना चाहूँगी आपसे। मेरे साथ मैंने बहुत चीज़ें देखी भी, लेकिन वो पैरानॉर्मल साइंस हो गया, तो अभी वो बात नहीं कर रही हूँ। फिर क्या हुआ कि ये सब चीज़ें सीख के मैं इस फील्ड में आई। आप बिलीव नहीं करोगे, ईश्वर का आशीर्वाद या पास्ट लाइफ का मेरे अंदर ये नॉलेज पड़ा था। मैं कोई ओल्ड सोल थी या मैं कोई पास्ट लाइफ में कोई गुरु या कोई संत रही होगी क्या, कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे जो जर्नी हुई मेरी, वो टाइम जो मेरा रहा अमेजिंग। उसके बाद आज के दिन तक 18 साल हो गए मुझे शायद, मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। डे फर्स्ट से मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, फिर मैं टीचिंग लाइन पे भी गई। तो आज आप बिलीव करोगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 से 2.5 हज़ार तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो खुद मेरे से सीख के सर्वाइव कर रहे हैं। तो बस मेरा बेटा आज 28 साल का है, तो मैं भी सुरक्षित रही, मेरा घर चला, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी चली, बेटे ने अच्छा एजुकेशन लिया, साथ में बेटे को क्वालिटी टाइम दिया। और मुझे लाइफ का जो लेसन सीखना था, जिसके लिए मैं जन्म लेके आई थी, वो भी सब बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आपने मेजॉरिटी बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ सिखाया भी है, पर आज मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो टैरेट कार्ड रीडर के हिसाब से है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये टैरेट कार्ड होता क्या है, कैसे काम करता है? आपको पता है, पहले के ज़माने में इंडिया में फुटपाथ पे एक रीडर बैठा करते थे, हाथ में कुछ पत्रिकाएं थी और एक केज में पैरट हुआ करता था, पोपट पैरट हुआ करता था, तोता, है ना। तो जब हम कोई सवाल करते थे तो तोता वो पत्रिका से एक कार्ड निकालता था, एक पत्ता निकालता था, उसमें से वो रीडर आपका भविष्य या आपके प्रश्न का जवाब देता था, राइट। तो ये पैरट हो गया टैरोट। चलो, टैरोट कार्ड की उत्पत्ति कहाँ हुई, कौन से कंट्री में हुई, उस बात को छोड़ देते, लेकिन मेरे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि ये विद्या कुछ मिली जुली है। आज पैरट जो रीडिंग करता था वो टैरो रीडर रीडिंग करते हैं, वो पत्रिका आज कार्ड्स बन गई है। लेकिन टैरोट कार्ड ताश के पन्ने जैसे कार्ड होते हैं, बेसिक राइडर वाइट के कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स, वो आपको सीखने होते हैं। वो आप सीखते हो, फिर दुनिया का कोई भी कार्ड रीड करना आपके लिए ईजी हो जाता है। इसमें 2 चैलेंज होती है, कार्ड के ऊपर कोई स्टोरी लिखी नहीं होती। यहाँ आपका टेरोट के लिए डेडिकेशन, आपका शौक और आपका इंट्यूशन, 80% इंट्यूशन काम करता है। कार्ड में यदि कुछ लिखा नहीं है, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है और एक ही कार्ड अलग अलग सवाल के लिए आता है, एजुकेशन के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, तो सेम कार्ड यदि बार बार आता है और कार्ड के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, तो क्लाइंट का क्वेश्चन समझ के, उसकी ज़रूरत समझ के आपको उसी में से अपनी स्टोरी बनानी है। अमेजिंग। उसी कार्ड को बार बार अलग अलग फील्ड के लिए इस्तेमाल होता है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आपका इंट्यूशन इसलिए काम करता है, आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना पड़ता है, अपने अंदर आपको बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है, आपको डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा और फिर भी स्टोरी टेलिंग करनी है, क्लाइंट के प्रश्न का जवाब देना है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है।
तो टेरोट कार्ड बेसिकली प्रिडिक्शन करने की एक टूल है, एक शास्त्र तो नहीं बोल सकते, प्रिडिक्शन करने का एक टूल है। जैसे ज्योतिष होते हैं वो हॉरोस्कोप देख के या तो पत्रिका देख के उसे टूल बना के, मीडियम बना के आपको प्रश्न का जवाब देते हैं। तो जो टेरो रीडर होते हैं वो टेरोट कार्ड को टूल बना के आपके प्रश्न के हिसाब से कार्ड के अंदर जो चित्र निकलता है, जो इमेज निकलती है, उसमें से स्टोरी टेलिंग करके आपका जवाब देता है। तो ये टेरट कार्ड का जो रीडिंग होता है वो क्या सही होता है? मतलब सही मतलब कि आप तो आपके क्लाइंट को किसी को पहचानते नहीं हो, फिर भी ये कार्ड पर से आप उनकी लाइफ का कुछ प्रिडिक्शन करते हो, तो क्या वो सही होता है? आप ये पूछना चाहते हो कि जिनके बारे में मुझे पता नहीं, मैं जिनको जानती नहीं, तो टेरोट कार्ड का यूज़ करके मैं जो रीडिंग करती हूँ उनके लिए वो सही कैसे पड़ता है, जब एडवांस में मुझे पता नहीं कि उनका प्रश्न क्या है, वो लोग किस जगह से आते हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनकी लाइफ क्या है, यदि मुझे कुछ भी नहीं पता तो भी मेरा जवाब सही कैसे पड़ता है, राइट? ओके। टेरोट कार्ड में क्या होता है कि हर चीज़ आपके कॉन्शियस को पता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी आत्मा या हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसे तो सारी चीज़ पता होती है ना, लेकिन हमारी वो साइट नहीं होती कि हम उसे समझ पाए। तो टेरोट का सहारा लेके हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जब क्लाइंट मेरे सामने बैठते हैं या क्वेश्चनर जब सामने आता है, इसमें दो कंडीशन आपको समझाती हूँ। पहला कि यदि वो मुझे क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, क्वेश्चनर सही सवाल कर रहा है, उसके लाइफ की सही सिचुएशन बता रहा है, तो मेरा जवाब सही आएगा। लेकिन वो मुझे क्रॉस चेक कर रहा है, उनके लाइफ में ऐसी घटना घटी ही नहीं जो वो मुझे बता रहा है, यदि उसका सवाल ही गलत है तो किसी भी रीडर का जवाब भी गलत ही आएगा। आप गलत बोलोगे तो उसी चीज़ को नज़र में रख के रीडिंग निकलेगा, राइट? दूसरी चीज़ कि जब टेरोट का रीडिंग करते हैं तो जो क्लाइंट होते हैं उनको हम कार्ड को शफल करने के लिए देते हैं। स्पेशली राइडर वाइट क्लाइंट के हाथ को टच करवा सकते हैं, तो हम शफल करने के लिए देते हैं। जैसे आप ताश के पत्ते में शफल करते हैं तो हम देते हैं। यदि ऑनलाइन होता है तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि आपके बिहाफ में मैं शफल कर रही हूँ, ये वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जब कार्ड को स्प्रेड किया जाता है, टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर जब स्प्रेड किया जाता है, तो क्लाइंट को ये कहा जाता है कि अपने लेफ़्ट हैंड से अपना जवाब ढूंढने के लिए कोई 3 कार्ड सिलेक्ट करके मुझे बताए। फिर वो अपने लेफ़्ट हैंड से 3 कार्ड को सिलेक्ट करके मेरे सामने रखता है। अभी लेफ़्ट हैंड से क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि दिल सारी चीज़ें जानता है, हमारी कॉन्शियस, हमारी आत्मा सारी चीज़ें जानती है। तो लेफ़्ट हैंड जो हमारा होता है सीधा दिल से जुड़ा होता है। तो जो क्लाइंट है वो दिल से सवाल करेगा, दिल से एक्सेप्ट करेगा, वो दिल से पूरा सीज़न बहुत दिल से एंजॉय करेगा। जब वो हमें कार्ड देता है तो उसके प्रश्न के अकॉर्डिंगली हम जवाब देते हैं। लास्ट में मुझे ये जानना है, ये टेरट कार्ड से कुछ नेगेटिव तो नहीं होता है ना? टेरोट से किसी का बुरा नहीं होता, ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। हाँ, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कार्ड्स का चित्र या इमेज या पिक्चर होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो हिसाब से हमें स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है। लेकिन टेरोट कार्ड से हम किसी का बुरा या भला नहीं कर सकते। मैंने आगे भी एक वर्ड का यूज़ किया था, डिवाइन टूल। टेरोट कार्ड एक दिव्य शक्ति है, डिवाइन टूल है, जो हम अपने इंट्यूशन की मदद से यूज़ करते हैं। टेरोट कार्ड से ना किसी का भविष्य हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, आपसे बातचीत करके तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत जानकारी मिली। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल छाया जी, मैं अपने व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूँगी। हम लोग अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं। बच्चे के लिए हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, उनको डिग्री कॉलेज भेजते हैं, वहाँ तक कि उनको आउट ऑफ कंट्री भी पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक या बुक्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। अपने बच्चों को, खासकर अपनी लड़कियों को, आप आध्यात्मिक नॉलेज ज़रूर दें। अब आने वाले संजोगों में कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियाँ, कुछ इमोशनल चीज़ें ऐसी बनने वाली है कि मेडिकल साइंस भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। शायद शरीर का इलाज है, मन का और इमोशन का इलाज कहाँ है? तभी आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको सहारा चाहिए होगा, काउंसलिंग चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। उस दिन के लिए अपने बच्चों को रेडी करिए। ओपन माइक इंटरव्यू, ओपन लोकेशन, सचमुच बहुत मज़ा आया।
आपसे बहुत सारी बातें करनी है, Sure पर करेंगे। ऑब्वियसली टाइम लिमिट है तो हम सारी बातें या सारी जानकारी नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि यूट्यूब में एक लिमिटेशन आती है, तो हमारे शॉर्ट्स लंबे हो जाते हैं, तो व्यूअर्स को देखने में भी मज़ा नहीं आती। तो थोड़े इन्फॉर्मेटिव रहने चाहिए, बस वो एंगल से मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम लिमिट होती है। लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच छाया जी। थैंक यू। तो हाय व्यूअर्स, आपने पूरा वीडियो देखा होगा। ओपन माइक इंटरव्यू, ओपन लोकेशन इंटरव्यू, और आज हम हमारे सेफ जोन से बाहर निकले थे। मतलब आपने इंडोर इंटरव्यूज़ तो बहुत देखे होंगे, हमारी बातें बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हमने सोचा कुछ नेचर में जाके फ़न करें और बात करें। क्योंकि होता क्या है, एक बैकग्राउंड की लिमिटेशन आ जाती है जब आप अपने फ़ोन से एक रूम, कमरे या तो ऑफिस में जब आप बात करते हो तो एक बैकग्राउंड की लिमिटेशन आ जाती है। और जब आप नेचर में जाते हो तो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग लोकेशन पे जाके आप बात कर सकते हो। और यकीन मानिए आज हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने और छाया जी ने पूरे गार्डन में हम लोग ने वॉक लिया। क्या क्या चीज़ है बेटा? ये पेड़ है, स्टार फ्रूट है, बेर है, ककड़ी है, बेल है। ओके।